एनसीईआरटी में एक एब्डोमिनल मसल का भी जिक्र है, ठीक है। तो एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यूज इन फोर्सफुली जब फोर्सफुली ब्रीदिंग होता है तब एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का यूज होता है, ठीक है। एक और चीज़ है उसमें, एक और चीज़ मेंशन है, जब हम लोग को वॉल्यूम, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, हम लोग का जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है ना, उसको मेज़र करने के लिए एक मशीन का यूज़ होता है, उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर, ठीक है। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं स्पायरोमीटर, ठीक है। अब एडल्ट जो होता है, एडल्ट ब्रीथ कैसे ब्रीथ करता है, पर मिनट कितनी बार ब्रीथ करता है। एडल्ट जो होता है वो ब्रीथ करता है पर मिनट कितने बार, 12 to 16 टाइम्स। एक मिनट में कोई एडल्ट जो है, एडल्ट के बारे में, ठीक है, एडल्ट के बारे में, एडल्ट जो है एक मिनट में कितने बार ब्रीथ करता है, 12 to 16 टाइम्स। एक मिनट में, पर मिनट के बारे में बता दूंगा, ठीक है, पर मिनट, एक मिनट में 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। उससे पहले ना एक डायग्राम बनाते हैं। पहले एक ना ग्राफ से समझते हैं, एक ग्राफ से समझते हैं। देखो नॉर्मल जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं हम, तब इसको क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। मैं पहले बना देती हूँ, उसके बाद सबका नॉर्मल जब हम लोग इंस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। जब हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करेंगे, फोर्सफुली करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, ये है फोर्सफुली। यहाँ तक तो हम नॉर्मल किए, यहाँ से जो किए वो फोर्सफुली हुआ, ठीक है, इसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब जब नॉर्मल एक्सपिरेशन करेंगे, मतलब तो वो तो एक्सपिरेशन हो गया, वो यहाँ पर हुआ, ठीक है। जब हम फोर्सफुली करेंगे, ठीक है, तब ये वाला है नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसको बोलेंगे ERV। ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो एक और होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, जो जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन तो कर रहे हैं, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम बच जाता है एयर का, उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम।
ठीक है। अब देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन और फोर्सफुली एक्सपिरेशन ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? फोर्सफुली हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब जितना हम फोर्सफुली और नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक उसको बोलेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी किसको बोलती है? यहाँ से यहाँ तक जो होगा यहाँ तक उसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब हम जितना फोर्सफुली इनहेल किए, जितना फोर्सफुली एक्सहेल किए या नॉर्मल जितना इनहेल एक्सहेल किए वो सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये वाइट सबका मैं डेफिनेशन दिखाऊंगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या बोलते हैं? टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हो गया? मतलब जितना हम नॉर्मल, जितना हम एक्सपायर किए फोर्सफुली और जितना हमारे लंग्स में बचा है वो दोनों को मिलाकर के अगर हम एक्सपायर करेंगे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल करके, तब भी उसी को बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ सबका वैल्यू क्या है। टाइटल वॉल्यूम का वैल्यू होता है 6000 to 8000, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जितना रेंज होता है इसका होता है वैल्यू 2500 to 3000 ml, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1100 to 1200 ml, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 to 1100 ml। अब देखो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि हम इंस्पायर फोर्सफुली ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन एक्सपायर नहीं कर सकते। इंस्पायर कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। इंस्पिरेशन हम ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन एक्सपिरेशन हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कम है उससे। रेसिडुअल वॉल्यूम जितना हमारे लंग्स में एक्स्ट्रा जो फोर्सफुली हम एक्सपायर कर रहे हैं उसके बाद जितना बच जा रहा है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। अब एक एक चीज़ का मैं डेफिनेशन दिखाऊंगी इसके बाद। अब लिखते हैं डेफिनेशन। पहला है टाइटल वॉल्यूम। टाइटल वॉल्यूम अमाउंट of air a person can breathe normally एक पर्सन नॉर्मली जितना ब्रीथ कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? टाइटल वॉल्यूम। और मान लिया कोई भी पर्सन, सपोज एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी में 500 ml ब्रीथ कर रहा है एक बार में जो ब्रीथ करे, एक बार में इंस्पायर और एक्सपायर करे, 1 मिनट में नहीं, एक बार में। और एक मिनट में कितने बार करता है? 1 मिनट में करता है 12 से 16 बार। तो अगर एक बार में 500 ml करा, फॉर एग्जाम्पल क्यों लिखा हुआ? मतलब एक कोई भी हर पर्सन का अपना अपना कैपेसिटी होता है, ठीक है। ब्रीथ करने का अपना कैपेसिटी होता है। अगर कोई 500 ml कर रहा है एक बार में तो कोई 600 भी करता होगा, कोई 400 भी करता होगा, ठीक है। 500 ml अगर एक पर्सन कर रहा है तो इसका वॉल्यूम कितने, एवरेज क्या होता है इसका? एवरेज वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 6000 to 8000 ml। एक बार में अगर ये 5 ml कर रहा है, ये पूरा है, ठीक है। ये कैसे है? 12 to 16 टाइम्स जो करता है ना 1 मिनट में, 1 मिनट का ये वॉल्यूम है। तो 1 मिनट, अब ये बताओ ये कितने बार करता है? ये अगर 500 कर रहा है एक बार में, 1 मिनट में कितने बार करता होगा? तो 500 into 12 आ जाएगा इतना, ठीक है। अब दूसरा है इंस्पिरेटरी
एडिशनली वाला हम फोर्सफुली ले रहे हैं, जो नॉर्मल ले रहे हो तो ले ही रहे हैं, लेकिन हम और फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर a person can inspire after forceful after normal inspiration. ठीक है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, अगर कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन भी कर रहा है उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका कितना है, इसका रेंज कितना होता है, इसका होता है कितना ml होता है इसका रेंज 2500 to 3000 ml। थर्ड नंबर है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी है एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन can expire after normal expiration। ये कितना होता है, ये होता है 1000 to 1100। अब है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम amount of air remain in lungs after forceful expiration। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी जितना अमाउंट ऑफ एयर बच जाता है ना लंग्स में, उसी को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितना होता है 1100 to 1200। अब है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टोटल amount of air a person can inspire normally and forcefully। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का टाइटल वॉल्यूम जो नॉर्मली क्या और फोर्सफुली क्या जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी
air a person can expire normally and forcefully. इसी को बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और ये क्या होता है, टीवी प्लस नॉर्मली टीवी हो गया, ठीक है। और जो फोर्सफुली हुआ वो क्या हो गया, ERV। ठीक है, अब 7 नंबर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन volume of air will remain in lungs after normal expiration। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना भी अमाउंट ऑफ एयर बच जाता है लंग्स में उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कौन इसमें क्या क्या जाएगा, ERV प्लस R। ठीक है, रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम और ERV क्या होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्वॉयर। वाइडर कैपेसिटी total amount of air a person can expire after normal नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितना भी एक्सपायर करेगा उसको क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। इसमें आएगा टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद आएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, इसको इरेज कर देंगे। टोटल लंग कैपेसिटी amount of air a person can breathe normally and forced to। ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब इसमें क्या क्या चीज आता है, इसमें आता है टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV प्लस IC प्लस EC, ठीक है, प्लस वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, टीवी ये बड़ा हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। ठीक है,
वाइटल कैपेसिटी हो गया, और फंक्शनल कैपेसिटी कौन कौन सा हो गया, ये और ये क्या हो गया, फंक्शनल कैपेसिटी हो गया, रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं, टोटल लैम्प कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी खत्म हो गया, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट होगा। अब हम करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन, ठीक है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो बेस्ड ऑन 3 फैक्टर, 3 फैक्टर पे बेस्ड है। पहला है पार्शियल प्रेशर, जो मैंने बता दिया पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ग्रेडियंट हाई टू लो, ठीक है। दूसरा है solubility of gases, तीसरा है thickness of membrane, ठीक है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कितना होता है, लेस देन 1 mm, लेस देन 1 mm। अल्वेलाई की थिकनेस कितना होता है, लेस देन 1 mm, अल्वेलाई और कैपिलरी के बीच का थिकनेस। और कितना मेम्ब्रेन होता है, 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। तो बेस्ड ऑन ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसमें बेस्ड होता है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब हाई टू लो, लो एयर कैसे मूव करेगा, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है ना वो ज़्यादा है O2 से। कितना ज़्यादा है, 25 to 39, इतना ज़्यादा है, सॉरी 20 कितना ज़्यादा है, 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा है। CO2 ज़्यादा सॉल्यूबल होता है O2 से। अब मैं बताऊंगी, यहाँ पर बता देती हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं, बताते हैं, ज़्यादा बड़ा बनेगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है एल्वेलाई, ठीक है, ये है कैपिलरी। अब कैसे एयर मूव करता है, हाई टू लो, एयर कैसे मूव करता है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर O2 कितना होगा, पार्शियल प्रेशर, O2 का पार्शियल प्रेशर एज पर एटमॉस्फेयर में होगा 159 mmHg, ठीक है। जैसे ही ये O2 इंटर करेगा एल्वेलाई में, इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 104 mmHg। एंड ये O2 अगर ये कैपिलरी में जाएगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा 40 mmHg, ठीक है। अब CO2 का हमेशा पार्शियल प्रेशर पता है कितना होगा, 40 और 45। अगर 45 होगा तभी नहीं आता होगा, यहाँ 45 होगा तभी नहीं यहाँ जाएगा। हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में जाता है, तो यहाँ पर CO2 है तो यहाँ जाएगा
जाएगा अगर तो उसका लो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, मतलब यहाँ 45 होगा, यहाँ 40 होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर 45 mmHg है, और ये यहाँ जाएगा जब एक्सचेंज करेगा तब यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना जाएगा 40 mmHg, और ये जब जाएगा एटमॉस्फेयर में तब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 0.3 mmHg। ठीक है, ये क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी है, ये है पल्मोनरी कैपिलरी, और ये क्या है एल्वियोलाई। अब देखो पल्मोनरी कैपिलरी ही जब आगे जाकर मर्ज करता है, पल्मोनरी कैपिलरी बहुत सारा कैपिलरी, पल्मोनरी नहीं अदर कैपिलरी भी अगर मर्ज करेगा तो क्या बनाएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और जब ये आर्टरी मर्ज करेगा, आर्टरी क्या बनाता है, आर्टरी सॉरी आर्टरी खुद को तोड़ता है, मर्ज नहीं करता, खुद को तोड़ता है तो क्या बनाता है कैपिलरी। ये वाला क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आएगा आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होगा ये। अब बताती हूँ एक चीज और, जब पल्मोनरी वेन में O2 जाएगा ना, O2 जब पल्मोनरी वेन में जाएगा, O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा 95 mmHg। क्यों होगा, क्योंकि बार बार यहाँ पर O2 कंटिन्यू आ रहा है ना, कंटिन्यू O2 तो आ रहा है, तो ये वाला का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, यहाँ का पार्शियल प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना, ये जाएगा जब इधर पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और CO2 का पार्शियल प्रेशर या तो 45 हो सकता है या 40 हो सकता है, तो ये कंटिन्यू यहाँ पर डिफ्यूज हो रहा है, कंटिन्यू यहाँ पर डिफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा CO2 का, वो हो जाएगा 40 mmHg। कहाँ पर, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब ये वाला को मैं और अच्छे से बताऊंगी, दूसरा डायग्राम बनाते पहले एक हार्ट, उसके बाद समझाते ये हार्ट। ग्रीन से दिखाती हूँ ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से पहले बना लेती हूँ तब समझा दूँगी, तब समझा देंगे। आई थिंक कलर दिखता होगा अच्छे से। यहाँ पर है एल्वियोलाई, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आया, ठीक है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन यहाँ पर आया तो यहाँ पर पार्शियल, ये वाला क्या है, ये है, इसको रेड कलर से बता देते, ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा, पल्मोनरी वेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा 95 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा 40 mmHg, ठीक है।
अब ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जाएगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल में, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी नहीं होगा, ये होगा सिस्टेमेटिक आर्टरी, ठीक है। सिस्टेमेटिक आर्टरी के थ्रू यहाँ पर है टिश्यू, यहाँ बना देती हूँ टिश्यू, डिफरेंट कलर बना लेती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से। यहाँ है टिश्यू। अब देखो जब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 95 mmHg है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर 40 mmHg है, ठीक है, तब ये जाएगा और यहाँ पर जब एक्सचेंज होगा, यहाँ पर जब O2 अंदर आएगा एंड CO2 बाहर जाएगा, मतलब यहाँ पर CO2 जो है वो है 45 mmHg का और यहाँ पर है 40 mmHg का है CO2, ठीक है। ये अब जाएगा तो यहाँ पर ये वाला क्या है? ये है सिस्टेमिक पेन है। अब सिस्टेमिक पेन में यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 40 mmHg, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर O2 कंटिन्यू डिक्रीज करेगा क्योंकि कंटिन्यू डिफ्यूज हो रहा है और CO2 कंटिन्यू जा रहा है, तो CO2 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। CO2 बढ़ेगा तो हमेशा 45 पे ही बढ़ेगा, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 हो जाएगा। और जब O2 जब घटेगा तो 40 पे आ जाएगा, ठीक है। जब भी एक बढ़ेगा और एक घटेगा, अगर कोई एक घटा तो वो 40 पे जाकर घटेगा और कभी भी कोई कम रहेगा ना, एक ज़्यादा है और दूसरा कम है तो वो 40 पे ही कम रहेगा, ठीक है। तो CO2 क्या है? 40 mmHg में Hg है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? यहाँ पर 45 है। सिस्टेमिक कर दो, यहाँ पर सिस्टेमिक बोलते हैं इसको, सिस्टेमिक आर्टरी। और ये है सिस्टेमिक पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ से पल्मोनरी, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? PO2 45 हो जाएगा mmHg और PCO2 यहाँ पर 45 mmHg, ठीक है। अब ये वापस जाएगा कैपिलरी में, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ है पल्मोनरी कैपिलरी है, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी से अल्वेलाई में जाएगा और फिर वापस चला जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी होगा PO2 40 और PCO2 45 mmHg, ठीक है। समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया। एनसीईआरटी में चार्ट है जो चार्ट में यहाँ बनाऊंगी। अभी सेम चीज दिया हुआ है। और ये वाला जो वैल्यू है ना, कहाँ पर कितना होता है पार्शियल प्रेशर, ये पूछता है हमेशा नहीं।